students, welcome once again to my channel Krishna Singh Dev. हम यहाँ पर मिल रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट करने के लिए। इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है एंड कल से जो मैंने स्टार्ट किया था वो है मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए रहते हैं उन सबको मैं आपको समझाने वाली हूँ डिटेल में, बिकॉज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है यही एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस की लिखी हुई चीजें फिर भी आप लोग कर लेते हैं एंड स्पेशली उन बच्चों ने जिन्होंने क्लास 11th में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन सब के लिए ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो वी हैड कंप्लीटेड 5 एडजस्टमेंट्स यस्टरडे एंड आज मैं उसके आगे के एडजस्टमेंट्स आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ देखिए मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो आपकी बुक में दी हुई है। I'm quite shocked, इतने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी इस टेबल को देखा ही नहीं होता है, मतलब जिन्होंने कभी बुक को ठीक से अलट पलट के देखा नहीं है। और जब मैं उनको बताती हूँ कि देखो आपकी बुक में ही ये टेबल बना हुआ है जहां पर सारे एडजस्टमेंट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है। दैट many students are there, they have never ever seen this, ये पेज भी है कोई बुक में। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर बुक अच्छे से नहीं देख रहे हो तो आप काफी सारी अच्छी चीजों भी मिस कर जाते हो। तो हमेशा आपको बुक को सारे पेजेस को गो थ्रू कर लेना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है। आपका कोई मेंटर है, कोई टीचर है तो आपको तो बताएगा ही, लेकिन फिर भी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट यू स्कैन योर बुक प्रॉपर्ली एंड सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक एट ऑल। ओके, तो हमने कल 5 एडजस्टमेंट किए थे। यहाँ पर एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन मेरा क्या काम होगा फिर अगर मैं इसी को पढ़ के बता दूं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको यहाँ से एडजस्टमेंट बताऊंगी भी और उनको सब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है फिर वो भी बताऊंगी। चलिए, तो हमने पहले क्या क्या कर लिया उस पर टिक लगा लेते हैं एक बार। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश कर लिया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट विल गो टू 2 प्लेसेस। नंबर 1 इट इज गोइंग टू गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। दूसरा हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इसको लिखने वाले हैं। और क्या होने वाला है, दूसरा कई बार ऐसा होगा कि ट्रेडिंग ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको इसकी कॉस्ट भी दी रहेगी और मार्केट वैल्यू भी दी रहेगी। जब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों ही दिए हुए हैं इन दैट केस यू हैव टू टेक द लोएस्ट ऑफ बोथ। लोएस्ट ऑफ बोथ मतलब या तो कॉस्ट अगर लो है तो आप कॉस्ट ले लेंगे, अगर मार्केट वैल्यू लो है तो आप वो ले लेंगे, दोनों में से जो भी कम है उसको लेना है। एक और थर्ड केस भी मैंने आपको बताया था, उसके लिए अगर आपने अभी तक वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज गो एंड चेक द वीडियो जहां पर मैंने थर्ड केस भी बताया था जब मार्केट वैल्यू दी रहती है and that is some percentage higher than cost, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा कोई एक्सपेंस व्हिच बिलोंग्स टू द करंट ईयर बट इट इज नॉट येट पेड, देन व्हाट डू वी डू। पहली बात हमें ये करनी पड़ती है जिस भी अकाउंट को ये बिलोंग करता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट को बिलोंग करता है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिलोंग करता है, वहां पर जाइए और इसको ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में हमने इसे ऐड कर लिया था, और अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग में सैलरी आउट में ऐड कर लिया था और दूसरा ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड में लिया था, ये हो गया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कल हम लोगों ने कर लिया था। बैड डेट्स, एडिशनल और न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स बच्चों एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसे धीरे धीरे करके आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी। तो अगर मैं आपको कल के नोट्स पर ले जाऊं, लेट मी शेयर माय नोट्स यस्टरडे व्हिच आई हैड रिटन। ये देखिए कल हमने क्लोजिंग स्टॉक किया था, कल हमने डेप्रिसिएशन भी डील किया था, उसके बाद हमने बैड डेट्स का ओनली अ पार्ट लिया था। आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने ले लिया था कल की क्लास में। बैड डेट्स में जब हमने ये देखा था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स दिया रहेगा और आपको डेटर्स दिए रहेंगे, कोई एडिशनल बैड डेट्स वहां पर दिया रहेगा, एडिशनल मतलब न्यू बैड डेट्स दिया रहेगा, तो हम कैसे करेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने किया था लास्ट एडजस्टमेंट यस्टरडेस क्लास, दैट वाज प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या रहा है, हम लोगों ने ये करे थे, हमने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम, रिसीवेबल एंड प्री रिसीव्ड ये नहीं किया था। चलो इसको देख लीजिए। ओके, so I'm talking about the 4th point given over here, income received in advance और pre received income। जैसे कि हम लोग कोई चीज कभी एडवांस में दे देते हैं, किसी एक्सपेंस का पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल जनरली इंश्योरेंस वगैरह हम एडवांस में पेमेंट कर लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भी कोई इनकम एडवांस में मिल जाए? बिल्कुल हो सकता है। जब कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाए, फॉर एग्जांपल यू हैव रिसीव्ड रेंट इन एडवांस or you have received commission in advance or any other kind of income which you can think of, if you have received in advance, what is it? Actually this is not the income which belongs to the current financial year. Okay, let us understand it by drawing a timeline. This is the best way to understand anything, to draw a timeline. चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर income received in advance
अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, फॉर एग्जाम्पल रेंट, ट्रायल बैलेंस में आपके पास रेंट लिखा हुआ है 13,000 रुपीज एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन लाइक दिस, रेंट पर मंथ is rupees 1,000 and advance rent received is for 1 month. Obviously, this will be written on the credit side of trial balance. Trial balance के credit side के balances यहाँ पे लिखे हुए, उसमें हमारे पास लिखा हुआ rent और rent receipt से related एक information, additional information में दी हुई है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है rent है 1,000 rupees per month and 1 month rent is being received in advance. Then how are we going to deal with this? Okay, चलो तो सबसे पहले हम लोग को ये बात समझनी है कि ये मेरा year है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 1 मंथ का रेंट है 1,000 रुपीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 12 मंथ इनटू 1,000 रुपीज, 12,000 रुपीज का रेंट आई शुड हैव रिसीव्ड, बट आई हैव रिसीव्ड 1 मंथ का एडवांस रेंट और ये 1,000 रुपीज मुझे एडिशनल मिल गया, दैट इज व्हाई रेंट रिसीव्ड में मेरे पास 12,000 प्लस 1,000 13,000 का अमाउंट लिखा हुआ है. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, this area does not belong to the current financial year. ठीक है, यहाँ से जो इनकम मुझे रिसीव हो गई है, क्या इस इनकम को मुझे करंट ईयर की इनकम में से हटा देना चाहिए, इसे डिडक्ट कर देना चाहिए? आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू रीच टू द प्रॉफिट अर्न्ड इन द करंट ईयर, और अगर मैं उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम को ऐड करूंगी तो क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट आएगा. इन्फ्लेटेड प्रॉफिट मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज्ड अमाउंट से आएगा, जो कि रियली है नहीं, आपने एक नेक्स्ट ईयर की इनकम को यहाँ पर ऐड कर दिया. दिस इज द रीजन. लॉजिक समझिए, जब भी आप लॉजिक के साथ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप कभी भी उसमें रॉन्ग नहीं हो सकते. तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये रेंट रिसीव हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पर जहां पर हम बाय रेंट लिखेंगे वहां इनर कॉलम में मैं लिखूंगी 13,000 रुपीज एंड आई विल डिडक्ट प्री-रिसीव्ड रेंट. प्री-रिसीव्ड रेंट को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी. 1,000 रुपीज को माइनस करके आउटर कॉलम में कितना अमाउंट लिखूंगी, 12,000 रुपीज. दिस इज द ट्रीटमेंट नंबर 1. व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट नंबर 2? दूसरा ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना इसका. दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा इसका कि मैं बैलेंस शीट में जाऊंगी और बैलेंस शीट में ऑन दी लायबिलिटी साइड पर मैं बैलेंस शीट में इस अमाउंट को लिख दूंगी एज प्री-रिसीव्ड रेंट. प्री-रिसीव्ड रेंट को मैं लायबिलिटी साइड में क्यों लिख रही हूँ? रीजन इज दैट कि अभी तक हमने उसे सर्विस रेंडर करी नहीं है, लेकिन हमें पेमेंट जरूर मिल गया है, तो हमें इसे अपनी लायबिलिटी कंसीडर कर लेनी चाहिए. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 1 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया है उस समय आप उसके पास घर रखे ही ना, जो अभी प्रीमाइसेस है जिसका वो रेंट दे रहा है आपका टेनेंट, हो सकता है 1 साल खत्म होने के बाद आप उसको बोल दे कि भाई घर खाली करो या प्रीमाइसेस खाली करो, हमें यहाँ पर खुद कुछ काम करना है, इसे खाली कर दीजिए. आपने जो 1,01,000 रुपए रेंट हमें एक्स्ट्रा दिया था, वी आर गोइंग टू रिटर्न इट बैक टू यू. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ना. तो जब तक कि आपने उसे सर्विस रेंडर कर नहीं दी है, मतलब उसने 1 महीना और घर ऑक्यूपाई कर नहीं लिया है, पैसा मिल नहीं गया है, तब तक कि हम उसे इनकम अप्रूव हुई नहीं बोल सकते हैं. एंड तब तक उसे हमें लायबिलिटी कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हमें उसे रेंट का अमाउंट जो एडवांस में मिल गया है वो वापस करना पड़े. दिस इज द रीजन दैट हम लोग इसे अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, लायबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं. ओके, तो हमें 2 जगह पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. नंबर 1 ट्रीटमेंट, we are going to deduct it from the concerned income, जो भी इनकम है वहां से हम इसे माइनस कर देंगे. और दूसरा ट्रीटमेंट हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं, बिकॉज वी हैव नॉट येट रेंडर्ड द सर्विसेज और वी हैव नॉट सोल्ड समथिंग एंड वी हैव गॉट द मनी इन एडवांस. ओके, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम. देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा? बिकॉज बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनकम्स नहीं जाती है. नॉर्मली ओनली आपका सेल्स जाता है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक जाता है, कोई लॉस बाय केप्ट, लॉस बाय फायर वगैरह हुआ है तो वो सब जाता है. इनकम जितनी भी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है. अगर हमने क्लास 11 में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी है तो वहां पे इनकम्स पे देखा था आपने, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू इनकम होती है. मोस्टली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पे नॉन रेवेन्यू इनकम्स आती है, मतलब कि इनकम
in the form of dividend received, rent received, commission received तो revenue actually, then उसके बाद discount received is also revenue, और फिर क्या आ सकता है यहाँ पर और किसी तरह का interest received etc. ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। फाइन, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब पॉइंट नंबर 5 भी हमने नहीं किया था, आज हम कर रहे हैं। तो आज का मेरा नंबर 1 हो चुका है और नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज भी मैं 5 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने वाली हूँ और 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका वीडियो यहीं पर खत्म कर दूंगी और बोलूंगी इसे रिवाइज करना घर पर। और एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज गो एंड चेक द लिंक व्हिच विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरी ऐप कृष्णास क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको बहुत ही अमेजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, एंड बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी रिसोर्सेज के अंदर। एंड एक और अमेजिंग न्यूज है कि 5th ऑफ अगस्त नेक्स्ट मंथ को 5th को हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस कर चुके हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, जिसमें कि आपके 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। व्हाट इज दैट? ओसीएम, इकोनॉमिक्स एंड आपका बीके, और इन सबके फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर, एंड टॉप 5 स्कोरर्स को मेरी तरफ से कुछ फ्रीबीज मिलने वाले हैं। सो 5th के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, उसकी डिटेल आप मेरी ऐप से भी चेक कर सकते हैं। आपको ऐप पर वो टेस्ट मिल जाएगा लेटर ऑन, और अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना है। चलो आगे आते हैं वापस। हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है व्हाट इज दैट? इनकम रिसीवेबल। ये जो प्री रिसीव्ड इनकम है इसका उल्टा है। जैसे कि हम एक्सपेंस के लिए बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बस कुछ उसी तरह का है। समझ लीजिए कि हमने सर्विस रेंडर कर दी है लेकिन अभी तक हमें दूसरी पार्टी ने मनी और पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट हमारे हाथ में आया नहीं है। तो इनकम क्या है? हमारी रिसीवेबल है, हमारी तरफ से काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारे पास इनकम अभी तक आई नहीं है। तब हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें हमेशा ये लॉजिक लगाना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का लॉजिक। यहाँ पर मेरा ईयर है, मैं फिर से टाइमलाइन की मदद से इसको समझाऊंगी। ये मेरा ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा ईयर चल रहा है। यहाँ पर मैंने सर्विस रेंडर कर दी है और मुझे अभी तक के, ये ईयर खत्म हो गया 31 मार्च तक के, मुझे जो मनी रिसीव होनी चाहिए थी, जो पेमेंट रिसीव होना चाहिए था वो मिला है। वो जाके आगे जाके कहीं पर ये वाले पीरियड में मिलेगा। जब इस पीरियड में मिलेगा तब तक तो मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म ही हो गया। मैं किस दिन फाइनल अकाउंट्स बना रही हूँ? आई एम मेकिंग माय फाइनल अकाउंट्स ऑन 31st of March. Then what should I do? I should assume that this I am going to receive अगले साल मिल जाएगा, लेकिन इस साल की इनकम है ये, ठीक है? तो मैं कहीं ना कहीं से रिसीव करने वाली हूँ और मैंने लिख लिया कि इस साल मेरी इनकम जनरेट हुई थी। कैश कब आए इससे मैटर नहीं करता है क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। तो कैश भले ही अगले साल में आए लेकिन क्या मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है? यस, मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है क्योंकि मैंने सर्विस रेंडर कर दिया है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ की जो भी इनकम है उसमें मैं इसे ऐड कर दूंगी। इनकम रिसीवेबल को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब ये इनकम कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी आपकी इनकम होगी, व्हाटएवर इनकम इज देयर, उसमें आप क्या कर देना, इसको ऐड कर लेना। ओ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। इनकम है तो यहाँ पर जो भी आपकी इनकम है, कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, व्हाटएवर इट इज देयर, उसमें आप क्या कर देना, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब कि रिसीव होना जिसका बाकी अभी रिसीव हुई नहीं है उसे ऐड कर देना, ठीक है? ऐड कर देना। यहाँ पे पहले क्या किया था? देखो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया था, प्री रिसीव्ड था तो माइनस किया था। अब इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है, ये हमें रिसीव हो जानी चाहिए थी, मिली नहीं है अभी, तो बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑन द एसेट साइड वी विल राइट इट ओवर हियर एज इनकम रिसीवेबल। ओके, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ये सर्विस दे दिया है या कुछ बेच दिया, उससे रिलेटेड कोई अमाउंट हमारा बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा एसेट बन चुका है, ठीक है? तो 2 ट्रीटमेंट। नंबर 1 ट्रीटमेंट आप क्या करने वाले हो? नंबर 1 ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू डू कि आप इसे अपनी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम है, कंसोल्ड इनकम में ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? एसेट साइड में इसे दिखाने वाले। देखो यही बात लिखी हुई है, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको लिख देना। ओके, तो सेकंड एडजस्टमेंट आल्सो डन फॉर टुडे। नाउ उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ रही हूँ। किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को छोड़ रही हूँ, बिकॉज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थोड़ा सा लंबा है। आराम से मैं काफी टाइम लगा के आपको समझाने वाली हूँ और ऐसा समझाऊंगी कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ जाएगा। चलिए, तो अभी मैं छोटे छोटे दूसरे एडजस्टमेंट को ले लेती हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो बेटा,
जब भी कोई भी पार्टनर फर्म में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर ये पैसा यहाँ पर इस पार्टनरशिप बिजनेस में इस पार्टनर ने इन्वेस्ट नहीं किया होता और कहीं और लगाया होता है पैसा, तो ही वुड हैव गॉट समथिंग फॉर दिस। क्या मिला होता है इसको, अगर उसने सिंपली बैंक में रखा होता या कहीं शेयर खरीद लिए होते या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होता, he would have received something। क्या मिला होता, उसे इंटरेस्ट मिला होता, कोई इनकम मिल गई होती, कोई डिविडेंड मिल गया होता, कुछ मिल गया होता। तो उसी तर्ज पे हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, we are going to give him interest on capital। अच्छा, ये बात मैंने जब आपको प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताए थे तभी भी बोला था कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स की कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं तो वेयर इट शुड बी रिटन, इट शुड बी रिटन इन द डीड। पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई होनी चाहिए कि इतने परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा टू द पार्टनर्स। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो हमें कैसा पता चलेगा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, देन हम लोग लगा देंगे। नहीं देगा तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। मतलब साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल रहेगा उस अमाउंट के ऊपर हम लोग क्या देने वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पर एनम होता है। पर एनम मतलब कि अगर कोई पार्टनर बीच में आ जाए, अभी तो आप नहीं देखोगे फाइनल अकाउंट्स में, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर का एडमिशन 20 साल में हो जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अप्रैल का महीना निकल गया, उसका एडमिशन हम लोगों ने अक्टूबर में किया, अप्रैल निकल गया, मार्च निकल गया, 6 महीने निकल गए, अक्टूबर में उसका एडमिशन किया। तो अक्टूबर से लेके एट द एंड ऑफ द ईयर तक जो 6 महीने होंगे वो 6 मंथ के लिए आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। खैर यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेट करके आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल दी जाती है और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो। चलो इसको जरा हम लोग एक बार लिख के कर लेते हैं, जब तक हम लिख के नहीं करेंगे हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टनर अगर कहीं और इस अमाउंट पे इन्वेस्ट करता है would have got something, इसी तर्ज पर हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। हम का मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब है फर्म विल गिव हिम दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए दिस इज एन एक्सपेंस। ओके, ये एक्सपेंस है फर्म के लिए जो कि फर्म को क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये परचेज से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। This expense is indirect in the nature. That is why what are you going to do? You are going to write it on the profit and loss account on the debit side. So फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए की कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2021, मैं ईयर 21-22 अज्यूम कर रही हूँ, 50,000 है और इस पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपीस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैपिटल और बी कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 का 10%, 5,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज का 10%, 10,000 रुपीज। तो टोटल फर्म का खर्चा कितना हो गया, 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म इज प्रोवाइडिंग टुगेदर टू पार्टनर ए एंड बी। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डन। व्हाट अबाउट द सेकंड ट्रीटमेंट? जब सेकंड ट्रीटमेंट करना होगा बच्चों, तब जो आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, दो मेथड बताए थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो जाके उस वीडियो को देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपके लगे हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग रेफर कर लीजिए। वहां पर अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आपको सबकी एक्सेस मिल जाएगी और जितने अपकमिंग है उसके लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, तो अब क्या करना है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तरह का लायबिलिटी अकाउंट होता है इन द नेचर। तो वहां पर बैलेंसेस होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। मैं किस साइड की बात कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, जो भी पार्टनर्स का बैलेंस होता है वो लिखा जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो गोइंग टू बी रिटन ओवर हियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख दिया जाएगा। ओके, तो दो ट्रीटमेंट क्या हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ट्रीटमेंट नंबर 1,
आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर जो 3 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है, उनकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल देंगे और उस अमाउंट को आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ट्रीटमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट एज अ केस में भी में जाकर के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। उनका जो कैपिटल का बैलेंस है या करंट अकाउंट का बैलेंस है उससे वो इंक्रीज हो रहा है, किस अमाउंट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको रिसीव हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट भी कर लिया। दिस वाज ट्रीटमेंट नंबर 3 ऑफ द डे। ठीक है, ट्रीटमेंट नंबर 3 ऑफ द डे हम लोगों ने 3 ट्रीटमेंट अभी तक कर ली है, 3 ट्रीटमेंट्स डाउन। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट, फोर्थ ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अगेन मैंने जब आपको प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर फर्म डज नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड और फर्म हैज अ डीड बट इट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन नथिंग इज टू बी चार्ज और नथिंग इज टू बी गिवन। मतलब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो पार्टनर्स को देंगे ना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने वाले। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है कि अगर आप फर्म ने एग्री किया है, पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया है और अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि देखो जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे फर्म को, क्योंकि फर्म ने अगर ये पैसा किसी और को दिया होता दे वुड हैव गॉट समथिंग, या फिर ये सामान जो आप निकाल के ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म ने किसी को बेचा होता तो दे वुड हैव गॉट समथिंग। तो आप क्या करेंगे इस केस में, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक एवरेज पीरियड करके लगता है। व्हाट इज दैट एवरेज पीरियड? ये चीज सीबीएसई और आईएससी बोर्ड ने काफी कॉम्प्लिकेटेड करके बहुत अच्छे से बड़े स्केल पे समझाया हुआ है। आप लोगों के लिए ये काफी सिंपल है, अच्छी बात है, आपके लिए ये काफी सिंपल है। और क्या है यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या होता है, देखो समझो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली बच्चों को सिर्फ रटवा दिया जाता है कि देखो बेटा इसको 6/12 कर लेना, लॉजिक समझाने वाले टीचर बहुत कम है, मैं आज आपको उसको लॉजिक के साथ सिखा देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। अब मैंने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अब देखो हुआ ऐसा कि एक पार्टनर है, ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल और खत्म हो रहा है 31 मार्च को। उसने यहाँ भी ड्राइंग करी, लेट्स से उसने अप्रैल के महीने में ड्राइंग करी, फिर मई में ड्राइंग करी, जून में ड्राइंग करी, जुलाई में ड्राइंग करी, अगस्त में ड्राइंग करी, सो ऑन 31 मार्च तक वो हर महीने कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहा एंड लास्ट ड्राइंग यहाँ पर हुई। ओके, वो फर्म से पैसा विड्रॉ करता रहा, रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ करता रहा और आपने बोला जो आपने साल भर की ड्राइंग करी उसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करने वाले। लेट्स से हर महीने पार्टनर 5,000 रुपीस विड्रॉ करता है, तो 5,000 5,000 5,000 5,000 इस तरीके से वो 5,000 5,000 5,000 विड्रॉ करता है। जब वो 5,000 5,000 5,000 विड्रॉ करता रहा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो 5,000 विड्रॉ किया जो महीना अप्रैल का था उस महीने से अगर मैं लास्ट तक के नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करूं तो कितने होते हैं, 12 महीने। 5,000 into 10% into 1/12 करूं अगर, या फिर 12/12 करूं, लेट्स से उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर दिया था तो उसने 12 महीने के लिए वो पैसा अपने पास रखा हुआ है, उसके ऊपर आप 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट द अमाउंट व्हिच इज बीइंग विथड्रॉन इन जनवरी, व्हाट अबाउट द अमाउंट व्हिच इज बीइंग विथड्रॉन इन फरवरी, और व्हाट अबाउट द अमाउंट व्हिच इज विथड्रॉन इन मार्च ओनली। लेट्स से उसने 15 मार्च को कुछ पैसा निकाला या 1 मार्च को कुछ पैसा निकाला, तो ये तो भाई एक ही महीने के लिए है ना, ईयर एंड तक यहाँ पर एक ही महीना हो रहा है। या फिर मैं इसकी बात करूं जनवरी से लेकर मार्च तक तो 3 ही महीने होते, या फरवरी से लेकर मार्च तक तो 2 ही महीने होते। तो अगर मैं यहाँ पर भी फ्लैट रेट 10% लगा दूं, 5,000 into 10%, यहाँ पर भी कर दो 5,000 into 10%, यहाँ पर भी कर दो 5,000 into 10%, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है पार्टनर के साथ कि एक अमाउंट जो कि कहाँ निकाला था अप्रैल में, कितना पहले, उसके ऊपर भी तुम 10% का इंटरेस्ट लगाते हो, ठीक है, और फ्लैट रेट से लगाते हो 5,000 into 10% 500 रुपए इंटरेस्ट, और एक जो अभी निकाला है उसके ऊपर भी तुम 500 रुपए का इंटरेस्ट लगा दोगे और फिर अगले साल नया साल शुरू हो जाएगा फिर से इंटरेस्ट लगा दोगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कोई आपने लॉजिक अप्लाई नहीं किया। एक अमाउंट जितना पहले 12 महीने पहले, 10 महीने पहले या 9 महीने पहले, 6 महीने पहले निकाला था उसके ऊपर भी आप फ्लैट रेट लगा रहे 10%, और अभी जो निकाला है जस्ट ईयर एंड खत्म होने, ईयर एंड से 1 महीना पहले, उसके ऊपर भी आप 10% फ्लैट रेट लगा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक एवरेज पीरियड लगाया जाता है। एवरेज पीरियड मतलब हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना पीरियड के लिए ड्राइंग हुई है,
तो हम उस एवरेज पीरियड को बोलते हैं 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगर मेरे ड्राइंग का अमाउंट है 5000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग है, तो मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60000 की पूरी ड्राइंग आएगी। 60000 का मैं 10% निकालती हूँ और उसका 6/12 कर देती हूँ, क्योंकि कुछ महीने इसमें 6 मंथ से कम के होंगे, कुछ ज्यादा के होंगे, तो हमने एक एवरेज निकाल दिया कि ठीक है इसको हाफ कर दो, तो सबके साथ जस्टिस हो जाएगा। जो पहले 6 महीने में अमाउंट निकाला होगा उनके साथ भी, और जो बाद के 6 महीने में निकाला होगा उनके साथ भी एवरेज पीरियड 6/12 कर दो, उसको हाफ कर दो, तो पार्टनर के साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अमाउंट बहुत पहले निकाला ना उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रेट से, और अभी भी जो निकाला उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रेट से। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है अपना, ड्राइंग पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे बोर्ड ने हमको नहीं बताया करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे। हमें सिंपली यही बात याद रखनी है, जितनी ड्राइंग है उसको उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो मंथ से, अगर नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए मतलब मंथली ड्राइंग दी हुई तो, अदरवाइज जो फ्लैट अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट लो, उसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और उसको 6/12 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाता है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाते हैं। तो एवरेज पीरियड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको एवरेज पीरियड भी यहाँ पर लगाना होगा, और एवरेज पीरियड आप बिना भूले लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ हो गई है गड़बड़, मेरा जो बुक का पेज था वो कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरा रुकिए मैं बुक का पेज ले आती हूँ। चलिए, तो मुझे मेरा बुक का पेज मिल चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड लगता है, ये मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगी ट्रीटमेंट क्या करना होता है इसका। देखिए, शो द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लेस फ्रॉम द कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है और वहां पे से डेबिट साइड में लिख देना है। अभी देखो, इससे पहले जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो हमने क्या किया था, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा था, बिकॉज ऑफ पार्टनर्स का जो कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल, उसको इंक्रीज करता है इन द फर्म। देयर इज, जब वो कोई ड्राइंग कर लेता है और उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है तो वो उसके कैपिटल को रिड्यूस कर रहा होता है, तो उस अमाउंट को हम कहाँ लिखते हैं, वी राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एज द केस में भी कैपिटल अकाउंट तब बनेगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, एंड करंट अकाउंट तब बनेगा जबकि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को लिखा जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सोचो, फर्म अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है किसी पार्टनर से तो उसे क्या हो रही है, उसे इनकम हो रही है। वेयर एज जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी तब मैंने बोला था ये फर्म का एक्सपेंस था। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सारी इनकम दिखाई जाती है। ओके, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वहां पर डेबिट साइड में जाके इसको लिखना है। तो जो फाइनली हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलता है उसे हम फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं, हम उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड पे जाके लिखना है, क्रेडिट साइड पे इसको जाके लिखना है। एंड याद रखना कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे एवरेज पीरियड 6/12 का लगा। ठीक है, चलिए, तो आज के हमारे 4 एडजस्टमेंट्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। चौथा एडजस्टमेंट था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। वी आर लेफ्ट विद वन मोर एडजस्टमेंट व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। एक्चुअली मजे की बात तो ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन के ट्रीटमेंट अभी हम देखेंगे। कब बता दिया था, जब मैं आपको प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिखा रही थी उस समय मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। ठीक है, चलिए क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, मतलब कि अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है, ठीक है, पार्टनर से लोन कब लेगी फर्म, कि अरे भाई फर्म को पैसे की जरूरत पड़ रही है, बाहर वाले से लोन लेने से अच्छा है कि कोई पार्टनर ही उसे लेंड कर दे। पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लाना चाहता है बट लोन देने के लिए तैयार है फर्म को, फर्म से लोन ले लेगी और ऐसे लोन पर से कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इंतजार नहीं करेंगे कि क्वेश्चन हमें बताया ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि कितने % से इंटरेस्ट देना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप एक्ट 1932 वोकल है और बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इवन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, कोई डीड बनाई है या नहीं बनाई है, आपको 6% पर एनम से कम उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्योंकि उसने फर्म को मनी लेंड करी है तो उसे हमें इंटरेस्ट देना ही होगा। दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा इवन इफ देयर इज अ लॉस। यस, इवन इफ देयर इज अ
लॉस इन्फॉर्म, उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कैसे बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो क्या बैंक को हम ये बोलते हैं कि हमारी फर्म ना लॉस में चल रही है सर, प्लीज हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इस महीने नहीं दे सकते हैं, आप हमसे अगले महीने ले लीजिएगा। नो, बैंक इज नॉट गोइंग टू लीव इट। सो सेम थिंग इज ओवर हियर। अगर आपको किसी पार्टनर ने, बेचारे ने फर्म का भला करने के लिए लोन दे दिया तो उसके साथ ऐसी नाइंसाफी तो ना करो कि उसको आप इंटरेस्ट ना लो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, भले ही फर्म का बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या ना कर रहा हो। वो बेचारा अगर किसी और को लोन देता तो उसे मिलता ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमें उसे देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हमने इसे लिख दिया। और दूसरा क्या करेंगे, ऐड टू द लोन टेकन इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। चलो बच्चों, इसको समझ में नहीं आया है तो लिख के कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिखती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ कि हमने किसी पार्टनर से लोन लिया, लेट्स से पार्टनर ए से लोन लिया, 1 लाख रुपीस का फर्म ने लोन लिया है और एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मुझे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। और ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो लिखी होगी या ना लिखी होगी। मैंने क्या बोला, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, हमेशा देना है। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लग जाएगा और हमेशा ये इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में जाएंगे और जहां पर हमने पार्टनर्स लोन लिखा होगा, पार्टनर्स लोन जो है वो है 1 लाख रुपीस, उस 1 लाख रुपीस में हम इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया है, और बाहर के कॉलम में 1,06,000 रुपीस लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होने वाला है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो लास्ट वन आल्सो डन। एज माय प्रॉमिस वाज, आई विल स्टिक टू द 5 नंबर्स ओनली। आज की क्लास में मैं सिर्फ 5 एडजस्टमेंट्स आपको सिखाने वाली थी और वो मैंने सिखा दिए हैं। तो अब आपका क्या काम है, अब योर वर्क स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको ये सारे 5 एडजस्टमेंट पढ़ के देखने हैं। जैसे मैंने लिख के किया था, कोई भी इमेजिनरी फिगर लीजिए, अज्यूम करिए और सोचिए कि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, किस अकाउंट के डेबिट में, किसके क्रेडिट में, बैलेंस शीट में क्या प्लेसमेंट है, वो सब सोचिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिए और जब आप रीप्ले करेंगे तो आप इसको 2x पे, 1.5x पे, जितनी भी स्पीड पे करना है, थोड़ी सी हाई स्पीड पे इसको रीप्ले करके देख लीजिए। और जाते जाते आपको एक और काम करना है, अगर बिना लाइक करे वीडियो देख रहे हो ना, बहुत बड़ा पाप लगेगा, प्लीज लाइक करो वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं मोटिवेट होंगी तो मैं आपके साथ और बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड के साथ, दूसरों का भी भला करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी डील विद 5 मोर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, 5 मोर एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं जहां पर मैं आपको हर एक चीज लिख के प्रॉपर्ली बताऊंगी। तो टोटल 10 आर डन टिल नाउ। ये सारे 10 के 10 आपके टिप्स पे होने चाहिए, इन्हें बार-बार रिवाइज करिए और अच्छे से देखिए, जितनी बार चाहे उसको रिप्ले करके देखिए या फिर लिख करके करिए। चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।